इंडिया के फ्री यूपीआई से आखिर ट्रम्प को क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या इसी प्रॉब्लम की वजह से यूपीआई पर अब चार्जेस लगने वाले हैं। क्या आपको पता है 2016 में जब यूपीआई लॉन्च हुआ था उसके पहले महीने में सिर्फ 373 ट्रांजैक्शंस हुए थे। आज इंडिया में हर दिन 66 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 25-26 में यूपीआई ने 314 लाख करोड़ की पेमेंट्स प्रोसेस की। दुनिया में होने वाले लगभग हर दूसरे रियल टाइम पेमेंट के पीछे आज इंडिया का यूपीआई है। लेकिन अब इसी फ्री यूपीआई को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकन कंपनीज के लिए अनफेयर बता रही है। और इसी टाइम पर इंडिया ने वो लॉ बदल दिया जो अब तक यूपीआई रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट्स को चार्जेस से प्रोटेक्ट करता था। तो क्या यूपीआई पर चार्जेस सिस्टम को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने के लिए आ रहा है या इसके पीछे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर भी है? देखो, यूपीआई को एनपीसीआई ने आरबीआई की सुपरविजन में अप्रैल 2026 में लॉन्च किया था। यूपीआई से पहले ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट नंबर, आईएफएससी और बेनिफिशियरी जैसे मल्टीपल डिटेल्स लगते थे। वॉलेट से पेमेंट करने के लिए पहले पैसा वॉलेट में ऐड करना पड़ता था। यूपीआई ने इसे सिंपल कर दिया। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और पैसा डायरेक्टली एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम खुद यूपीआई नहीं है। ये सिर्फ एप्स है जो यूपीआई का कॉमन नेटवर्क यूज करती है। यूपीआई को एक कॉमन रेलवे ट्रैक समझो। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और बैंकिंग एप्स उस ट्रैक पर चलने वाली अलग अलग ट्रेन्स है। इसी वजह से आप फोन पे से पेमेंट भेज सकते हो और सामने वाला किसी दूसरे ऐप से रिसीव कर सकता है। यूपीआई ने अपने पहले फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्स 2 करोड़ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए थे। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये नंबर बढ़कर 24,161 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो गया। मतलब 10 साल में अप्रॉक्सीमेटली 12,000 गुना ग्रोथ। यूपीआई के साथ शुरुआत में सिर्फ 21 बैंक्स जुड़े थे। मार्च 2026 तक 703 बैंक्स यूपीआई पर लाइव हो चुके हैं। आज इंडिया के डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस में यूपीआई का शेयर 85% है। ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट वॉल्यूम में इसका शेयर 49% है। मतलब दुनिया में होने वाले लगभग हर 2 रियल टाइम पेमेंट्स में से एक यूपीआई पर होता है। यूपीआई अब यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और कतर में भी लाइव है। कहीं इंडियन टूरिस्ट यूपीआई से सिलेक्टेड मर्चेंट्स को पेमेंट कर सकते हैं, तो कहीं यूपीआई को लोकल पेमेंट नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है बाकी देशों में। सिंगापुर के पे नाउ को इंडिया के यूपीआई के साथ लिंक भी किया गया है। मतलब इंडिया अब यूपीआई को सिर्फ डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम नहीं, एक ग्लोबल पेमेंट स्टैंडर्ड बनाना चाहता है। वैसे यूपीआई दुनिया का अकेला इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम नहीं है। ब्राजील के पास पिक्स है जिसे वहां के सेंट्रल बैंक ने 2020 में लॉन्च किया था। पिक्स से भी इंस्टेंटली बैंक टू बैंक पेमेंट होता है। इंडिविजुअल्स के लिए ये जनरली फ्री है और मर्चेंट्स के चार्जेस कार्ड्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। सिंगापुर के पास पे नाउ है। अमेरिका के पास भी फेड नाउ है जिसे यूएस फेडरल रिजर्व ने 2023 में लॉन्च किया था। लेकिन इंडिया का यूपीआई स्केल और जीरो एमडीआर मॉडल की वजह से एकदम अलग है। जब आप कार्ड से पेमेंट करते हो, मर्चेंट को ट्रांजैक्शन अमाउंट का एक परसेंटेज फी के रूप में देना पड़ता है। ऐसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर कहते हैं। लेकिन यूपीआई पेमेंट पर अभी मर्चेंट को एमडीआर नहीं देना पड़ता। मर्चेंट के सामने सिंपल चॉइस है, कार्ड एक्सेप्ट करो और फी दो या यूपीआई एक्सेप्ट करो जो प्रैक्टिकली फ्री है। नेचुरली मर्चेंट्स यूपीआई को प्रेफर करेंगे। इसी वजह से वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे कार्ड नेटवर्क्स का फी बेस्ड बिजनेस इंडिया में चैलेंज होने लगा है। यूपीआई की पेमेंट वीज़ा या मास्टर कार्ड के नेटवर्क से ट्रैवल नहीं करती, इसलिए ग्लोबल कार्ड कंपनीज के लिए यूपीआई सिर्फ एक इंडियन सक्सेस स्टोरी नहीं है, उनके बिजनेस के लिए पोटेंशियल थ्रेट है। अब ब्राज़ील का एग्जाम्पल देखो। ब्राज़ील का पिक्स भी यूपीआई की तरह लो कॉस्ट नेशनल पेमेंट सिस्टम है। और वहाँ पता है ट्रम्प ने क्या किया? ट्रम्प के डायरेक्शन पर यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ने ब्राज़ील के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। अमेरिका का एलिगेशन था कि ब्राज़ील अपने डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम पिक्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, जिससे अमेरिकन पेमेंट कंपनीज को बराबरी का मौका नहीं मिल रहा। और इसलिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोल के जुलाई 2026 में अमेरिका ने सर्टेन ब्राज़ीलियन गुड्स पर 25% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने इंडोनेशिया, वियतनाम, टर्की और गल्फ कंट्रीज के डोमेस्टिक पेमेंट नेटवर्क्स पर भी कंसर्न्स रेज किए हैं। पैटर्न ये है कि जब भी किसी कंट्री का डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम अमेरिकन पेमेंट कंपनीज को चैलेंज करता है,
तो अमेरिका उसे ट्रेड इशू बना देता है। अब इंडिया के साथ क्या हो रहा है, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर की मार्च 2026 रिपोर्ट कहती है कि इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पॉलिसीज डोमेस्टिक सप्लायर्स को फेवर करती है। इससे अमेरिकन पेमेंट कंपनीज को यूपीआई इकोसिस्टम में रुपए के बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अमेरिका को एनपीसीआई के 30% मार्केट शेयर कैप से भी प्रॉब्लम है। दरअसल एनपीसीआई ने नवंबर 2020 में अनाउंस किया था कि कोई भी यूपीआई ऐप टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन का 30% से ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकती। मान लो इंडिया में 100 यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए तो फ़ोन पे या गूगल पे में से कोई भी ऐप अकेला 30 से ज़्यादा पेमेंट्स प्रोसेस नहीं कर पाएगा। खैर ये रूल बार बार एक्सटेंड हो रहा है और अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि फ़ोन पे और गूगल पे दोनों अमेरिकन ओन्ड है और मिलकर यूपीआई मार्केट का 80% से ज़्यादा हिस्सा कंट्रोल करती है, अमेरिका को लगता है कि ये कैप उनकी ग्रोथ को अनफेयरली रेस्ट्रिक्ट करता है। मतलब यूपीआई पर चलने वाली ऐप्स में अमेरिकन कंपनीज ऑलरेडी डोमिनेट करती है, लेकिन अमेरिका उससे कोई पैसा नहीं कमा पा रहा क्योंकि यूपीआई को फ्री रखा गया है। फरवरी 2026 के इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट में भी डिजिटल ट्रेड बैरियर्स को एड्रेस करने की बात कही गई थी। तो चलिए अब देखते हैं कि अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखो, अब तक पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट का सेक्शन 10A यूपीआई और रुपे जैसे डेबिट कार्ड पेमेंट मॉडल्स पर चार्जेस लगाने से रोकता था। मतलब जीरो एमडीआर सिर्फ गवर्नमेंट का प्रॉमिस नहीं था, उसके पीछे लीगल प्रोटेक्शन भी थी। अब लोकसभा ने एक अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है। इसके बाद सेंटर नोटिफिकेशन के थ्रू डिसाइड कर सकेगा कि कौन से पेमेंट मोड्स और ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लग सकते हैं। बिल ने आज से यूपीआई पेड नहीं कर दिया, लेकिन इसने फ्यूचर में एमडीआर लगाने का लीगल स्विच गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया है। और रिपोर्ट्स आ रही है कि 2000 रुपए से बड़े सिलेक्टेड मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर 0.3% से 0.5% एमडीआर कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन फाइनल रेट, थ्रेशोल्ड और मर्चेंट कैटेगरी अभी डिसाइड नहीं हुई है। गवर्नमेंट का कहना है कि पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स फ्री रहेंगे और डायरेक्ट चार्ज कस्टमर से नहीं मर्चेंट से लिया जाएगा। मान लो आपने 40,000 रुपए का टीवी यूपीआई से खरीदा, अगर एमडीआर 0.5% हुआ तो मर्चेंट को 200 रुपए देने पड़ेंगे। टेक्निकली कस्टमर को चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली तो मर्चेंट ये कॉस्ट प्रोडक्ट प्राइस, रिड्यूस डिस्काउंट या कन्वीनियंस फीस के थ्रू कस्टमर से ही रिकवर करेगा। अब देखते हैं कि क्या यूपीआई को रेवेन्यू की सच में ज़रूरत थी। तो देखो, यूपीआई हमारे लिए तो फ्री है, लेकिन सिस्टम को चलाना फ्री नहीं है। सर्वर, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड डिटेक्शन, कंप्लेंट्स और बैंक सेटलमेंट पर पैसा खर्च होता है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, कॉस्ट भी बढ़ेगी। बैंक्स और फिनटेक कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए रेवेन्यू चाहिए, इसलिए लार्ज कंपनीज के हाई वैल्यू कमर्शियल ट्रांजैक्शंस पर लिमिटेड एमडीआर कंप्लीटली अनरीजनेबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी और लीगल प्रोटेक्शन की है। गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि यूपीआई चलाने का एक्चुअल एनुअल कॉस्ट कितना है, रेवेन्यू गैप कितना है और एमडीआर से कितना पैसा कलेक्ट होगा। और एवरीडे पेमेंट्स और स्मॉल मर्चेंट्स को अभी तो फ्री रखा गया है, पर इन पेमेंट्स को परमानेंटली फ्री रखने की लीगल गारंटी भी नहीं है। और जब ये अमेंडमेंट इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस के बीच आता है, यूएसटीआर ऑलरेडी यूपीआई और रुपए पर ऑब्जेक्शंस रेज कर चुका है और अमेरिका ब्राज़ील के पिक्स के अगेंस्ट ट्रेड एक्शन ले चुका है, तो सवाल नेचुरली उठेंगे। तो फिलहाल यूपीआई पेड नहीं है, लेकिन यूपीआई को फ्री रखने वाली लीगल प्रोटेक्शन हट चुकी है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आपके अगले यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा या नहीं। बड़ा सवाल ये है कि इंडिया का सबसे सक्सेसफुल डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपके हिसाब से लार्ज कंपनीज के हाई वैल्यू यूपीआई पेमेंट्स पर एमडीआर लगना फेयर है, या यूपीआई को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मानकर परमानेंटली फ्री रखा जाना चाहिए? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।